हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जो लास्ट की वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने जोग्राफिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया था। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी जोग्राफिकल थॉट को पढ़ चुके हैं। वो रिवीजन के पर्पज़ से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अपकमिंग नेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेट हो या सीटेट या फिर CUET का एग्ज़ाम हो जिसमें ये टॉपिक आता है जोग्राफिकल थॉट। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के रिस्पांस बहुत अच्छे आए। मैं ये उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिससे आप लोगों का मुझसे इंटरेक्शन बढ़े और फिर मैं आप लोगों के बारे में और जान सकूँ कि आप लोग मेरे से और क्या ऐसा है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं और चीज़ें लेकर आऊँ। मैं जल्द ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कशन करूँगी। अभी मैं पहले जोग्राफिकल थॉट को आज कंपाइल करने की कोशिश करती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पार्ट 3 बनाऊँगी, ठीक है। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो उसको आप जाके ज्वाइन करके वहाँ चाहो तो मुझे वहाँ भी मैसेज करते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया है रेडिकल ज्योग्राफी। देखो, रेडिकल ज्योग्राफी में आप लोगों को एक जर्नल याद रखनी है जिसका नाम है एंटीपोड, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि एंटीपोड नाम की जो जर्नल थी वो किस पर्सपेक्टिव, किस थॉट के लोगों के द्वारा डेवलप की गई थी। वो थे रेडिकल ज्योग्राफर, ठीक है। और ये जो थी वो किस यूनिवर्सिटी में द्वारा लाई गई थी, क्लार्क यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को रेडिकल ज्योग्राफर में दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, एंटीपोड एक जर्नल है और इसमें आप देखो, ये जो एंटीपोड जर्नल था ना वो बेसिकली सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करता था कि फीमेल और मैन का क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर जो पुअर लोग हैं और जो रिच लोग हैं उनके बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जो सोशल इश्यूज़ थे उसमें एंटीपोड में मेंशन किए जाते थे, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे अगर आप लोग थोड़ा जो पढ़ते हो तो मुझे कमेंट करना कि करंट में ज्योग्राफी की कौन सी मैगज़ीन है जो बहुत ही फेमस चल रही है। यानी जो बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनमें से ज्योग्राफी की ऐसी कौन सी मैगज़ीन है, अगर आपको वो नाम याद आए तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट ऑप्शनल वगैरह पढ़ते हैं तो वो ये मैगज़ीन ज़रूर पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी याद रखना, क्लार्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक वर्क ये भी है कि क्लार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये आप लोगों को खुद से सर्च करना है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊंगी तो ऐसे वीडियो बहुत लंबी होगी, तो थोड़ा आप लोग भी रिसर्च करिए। तो क्लार्क यूनिवर्सिटी बताना मुझे कि कहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की। ये स्टार्ट हो गया था 1950 से, ठीक है। हालांकि 1960s भी बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन 50s हम मान लेते हैं कि 50 से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब समझ में आता है? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये अप्रोच जो थी वो कब आई थी? ये अप्रोच तब आई थी कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था दुनिया में, सेकेंड जब ख़त्म हो गया तो ये देखा गया कि ज्योग्राफी का तो कोई रोल ही नहीं है। ज्योग्राफी तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है वर्ल्ड वार में, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसलिए फिर लोगों ने क्या सोचा कि ज्योग्राफी को हम एक एज अ मॉडल, एज अ साइंस के रूप में हम डेवलप करते हैं। तो इसमें क्वांटिटेटिव, ये पूछ सकते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम क्या एजम्पशंस मानते हैं। हम मानते हैं इसमें इकोनॉमिक मैन होता है जो हर चीज़ इकोनॉमिक के रूप में देखता है, ठीक है। उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, इकोनॉमिक की तरह चलता है। दूसरा, सरफेस कैसा है? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ का क्लाइमेटिक वेदर, जहाँ की रीजन, वो सारी की सारी कैसी होती है? प्लेन होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक सरफेस। तीसरा है इकोनॉमिक रैशनैलिटी। ये इंपॉर्टेंट है ना, इकोनॉमिक मैन और इकोनॉमिक रैशनैलिटी एक ही जैसी बात है, ठीक है, रिलेट कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये चीज़। हु पब्लिश्ड जोग्राफिकल आर्टिकल बेस्ड ऑन इंडियाज फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस 1972। ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा जोग्राफर है जिसने 1972 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था इंडिया के सेंसस से रिलेटेड। हालांकि ये सेंसस हमारा इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं हुआ था। जो हमारा पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। तो इस पर जो पब्लिश करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था विडाल डे लाब्लाश। और विडाल डे लाब्लाश का पॉसिबिलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इनका पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि अभी हमने देख लिया है, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वन टू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड मैप ऑन स्केल। ऐसे कौन से ज्योग्राफर हैं, ऐसे कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड मैप को स्केल में क्या किया है? डिमार्केट किया है, ठीक है। स्केल की हेल्प से वर्ल्ड मैप बनाया है, वो थे एनेक्सीमेंडर। पहले व्यक्ति, देखो आज तो हम बना रहे हैं लेकिन पहले व्यक्ति को याद किया जाता है, तो वो थे एनेक्सीमेंडर। अच्छा, आप लोगों को इमेगो मुंडी तो याद होगा, इमेगो गुंडी होगा, सॉरी, ये
ये तो आप लोगों को याद होगा। ये क्या था इमागो गुंडी? ये वो था जो फर्स्ट क्ले टैबलेट्स बनाई गई थी, और किसके द्वारा बनाई गई थी? ग्रीक्स के द्वारा। ये एक तरीके के मैप हैं, ठीक है, मैप बनाया गया था इन लोगों के द्वारा। तो पहले जो दुनिया के जो मैप बनाए गए थे, जो क्ले टैबलेट पर बनाए गए थे, मिट्टी के टैबलेट्स पर बनाए गए थे डायरेक्शंस दिखाने के लिए, उन मैप्स का नाम है, ठीक है। इसमें स्केल नहीं इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बिना स्केल के मैप होते थे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जोग्राफर है हमारे वेरेनियस। अच्छा, वेरेनियस के साथ में एक और जोग्राफर आते हैं, अगर आ रहा है तो पॉज करके बताना, मैं बता देती हूँ, वो है कांत, ठीक है। वेरेनियस के कॉन्ट्रास्ट में कौन से चल रहे हैं? कांत। जो वेरेनियस है वो जर्मन है, और उनकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिया जर्नलिस्ट। क्या नाम है? जोग्राफिया जर्नलिस्ट। 2-3 बार रिपीट किया करो, जोग्राफिया जर्नलिस्ट, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या किया था ना, जोग्राफी में डुअलिज्म क्रिएट किया था। डुअलिज्म का मतलब जोग्राफी में 2 टाइप की ब्रांचेस डेवलप करी थी, एक जनरल जोग्राफी और एक स्पेशल जोग्राफी। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे कौन से पहले जोग्राफर थे जिन्होंने जोग्राफी सब्जेक्ट को डिमार्केट किया, ठीक है, तो वो वेरेनियस थे, जिन्होंने जनरल, ये जनरल लिखा है, ठीक है, जनरल जोग्राफी और स्पेशल जोग्राफी के बीच में जोग्राफी सब्जेक्ट को ले आके खड़ा कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें पढ़ना है ईसिया बोमेन। ईसिया बोमेन ये कहाँ के हैं? ये हमारे अमेरिकन हैं, और इनकी बुक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नेट में पूछा गया है। पहली बुक तो ये याद रखना, द पायनियर फ्रेंच। पहली किताब इनकी कौन सी है? द पायनियर फ्रेंच, ठीक है। और दूसरी किताब है इनकी द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल जोग्राफी, ठीक है, ये याद रखना, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल जोग्राफी। तो पहली हमें बुक याद रखनी है इनकी पायनियर फ्रेंच, और दूसरी याद रखनी है द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल जोग्राफी। 1-2 बार बोलना, लिखना, याद हो जाएगा। और ये अमेरिका के, इतना याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? डुअलिज्म। तो डुअलिज्म को क्रिएट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वेरेनियस, ठीक है, ये याद रखना। ये कहाँ के थे? जर्मन के थे कि अमेरिकन के थे? ये थे जर्मन, ठीक है। फिजिकल जोग्राफी और ह्यूमन जोग्राफी कह दो, स्पेशल कह दो, ठीक है, हम वही बात मानेंगे उसको। अब देखो, एक और व्यक्ति थे, इनका नाम भी बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ डुअलिज्म में आता है। ये एक नेट के एग्जाम में दिया था कि फाउंडेशन ऑफ डुअलिज्म में अगर हम वेरेनियस को हटा दें तो उसके अलावा 2 नाम और आते हैं, एक है पेस्चल, एक है गार्लैंड, ठीक है। पेस्चल एंड गार्लैंड आर 2 जोग्राफर विच आर बेसिकली जर्मन, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फाउंडेशन ऑफ डुअलिज्म। तो डुअलिज्म के फाउंडेशन में 2 और व्यक्ति थे, एक का नाम पेस्चल है, एक का नाम गार्लैंड है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अरब का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन था ना, वो क्या था? अरब का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल ज्योग्राफी में था और सर्वेइंग करने में था। सर्वेइंग मतलब जानते हो? सर्वे मतलब खोजना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, ये सब चीज़ें करना सर्वेइंग में होता है। और साथ ही साथ इनका काम था एस्ट्रोनॉमी में भी। किस में काम था इनका? एस्ट्रोनॉमी में भी काम था इनका। मतलब क्योंकि ये जिस एरिया से बिलोंग करते थे अरब जोग्राफर, वो डेजर्ट एरिया था, और वहाँ का आसमान कैसा होता है? एकदम खाली होता है ना। तो वो लोग एस्ट्रोनॉमी वगैरह में ज़्यादा बिलीव करते थे, इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते थे, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में डेवलप किया है। ज्योग्राफी को कैसे डेवलप किया है? एज अ कोरोलॉजिकल। कोरोलॉजिकल का मतलब एक तरीके से रीजन में डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड कर करके ज्योग्राफी को पढ़ना। कोरो मतलब एक तरीके से स्पेस होता है। तो ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अल्फ्रेड हैटनर। ए फॉर अल्फ्रेड, ठीक है, ये याद रखना, अल्फ्रेड हैटनर। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में डिमार्केट किया था, ठीक है। तो कोरोलॉजी वही होता है, एरियल डिफ्रेंसिएशन करना, यानी क्षेत्रीय विभेदन करना, ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन करना, अलग अलग एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1950s में, जब ये ख़त्म हो गया तो फिर ये देखा गया कि ज्योग्राफी ने तो कोई रोल ही कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो फिर क्या हुआ? फिर आया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जिसमें एरिया को छोड़कर हम एरिया से किसकी तरफ बढ़ गए थे? स्पेशल साइंस की तरफ बढ़ गए थे। यानी हमने एरिया स्पेसिफिक को ना पढ़ के हमने स्पेशल साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इमर्जेंस ऑफ ज्योग्राफी एज स्पेशल साइंस, अगर आप कहें कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के दौरान सबसे बड़ा क्या चेंज हुआ ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में हुआ कि ज्योग्राफी एज ए स्पेशल साइंस सब्जेक्ट के रूप में निकला, ठीक है। तो मोर देन अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इट विल बिकम अ मोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसको बहुत ही ज़्यादा मॉडल्स और लॉस के रूप में निकाला गया बाहर, ठीक है, मॉडल्स और लॉस। तभी तो देखो ना, आपके वॉन थ्यूनन हो गए, विटलसी हो गए, या फिर आपके उलमैन हो गए, हैरिस हो गए, है ना, जितने भी अलग अलग जोग्राफर हैं उन सब की थ्योरीज भी उसी टाइम पे ही आई हैं,
है ना। अल्फ्रेड वेबर जो भी हैं हमारे, मतलब अल्फ्रेड वेबर की हालांकि पुरानी है उनकी, लेकिन और भी जितने भी लोग हैं जो नए नए इमर्ज हो रहे हैं, उनका बेसिकली कारण ये था कि क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन के टाइम में ही आए हैं, ठीक है। एरियल डिफ्रेंशिएशन इज़ बेसिकली द सपोर्टर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, ये याद रखना। जो एरियल डिफ्रेंशिएशन में हम क्या, एरियल डिफ्रेंशिएशन के नाम से ही समझ में आ रहा है, एरिया को डिफ्रेंशिएट करना, यानी अलग अलग एरिया की यूनिकनेस को ढूंढना, यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस को ढूंढना। तो जो एरियल डिफ्रेंशिएशन वाले लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे, वो बेसिकली एक्सेप्शनलिज्म को सपोर्ट करते थे। वो ये देखते थे कि हर चीज़ अलग है अपने आप में। और हम जानते हैं कि फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कौन है? इमैनुअल कांत हैं। कौन है? इमैनुअल कांत, जो किसके कंटेम्प्रेरी हैं? जो वेरेनियस की कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था शेफर और एक का नाम था हार्टशोन। इन लोगों की ज्योग्राफी में हम डिबेट पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या था कि जो हार्टशोन थे वो एरियल डिफ्रेंशिएशन को लेके बात करते थे। किसकी बात करते थे? एरियल डिफ्रेंशिएशन की। हर एक एरिया अलग अलग है अपने आप में। लेकिन शेफर जो थे हमारे, वो लॉ मेकिंग पर बात करते थे। वो बात करते थे कि हर, वो मतलब एज अ जनरलाइज्ड बात करते थे कि हर चीज़ जनरलाइज्ड है, ठीक है, हमें जनरलाइज्ड होकर करना है। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, हमें एरिया स्पेसिफिक को लेके पढ़ना है। तो एक पेपर रिलीज़ किया गया था शेफर के द्वारा। उस पेपर का नाम था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। ये पेपर याद रखना, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। ये किसके द्वारा निकाला गया था? ये शेफर के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। ये जो डिबेट हुई थी किसके बीच में? शेफर के बीच में और हार्टशोन के बीच में। तो हार्टशोन सपोर्ट किसको करते थे? एरियल डिफ्रेंशिएशन को। लेकिन शेफर कहते थे कि नहीं, हमें लॉ मेकिंग पर फोकस करना है, हमें जनरलाइज देखना है, हमें स्पेसिफिक नहीं देखना है, हमें जनरल एरिया देखना है, ठीक है। इनके अब देखो, भले ही शेफर एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इनका जो पेपर था उसका नाम क्या था? एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट था? ये हार्टशोन के अगेंस्ट था। जो हार्टशोन ने अपनी थ्योरी निकाली थी एरियल डिफरेंशिएशन, उसके कंटेम्प्रेरी इन्होंने ये थ्योरी निकाली थी, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिज्म। जो प्रोबेबिलिज्म है उसके जो बेसिकली फाउंडर हैं हमारे, वो हैं OHK स्पिट। पूछ लेते हैं कि प्रोबेबिलिज्म जो है उसको किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था या फिर प्रोपाउंड किया गया था? वो है OHK स्पिट, ठीक है। अब एक काम करना, एक ये चीज़ बताना कि OHK स्पिट जो हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये करना, अगर नहीं आए तो गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। एक बार गूगल सर्च कर लोगे तो अगली बार ध्यान रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये बताओ कि प्रोबेबिलिज्म बेसिकली क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। नहीं पूछ रहे तो आप लोगों की समझ में होना चाहिए। प्रोबेबिलिज्म का मतलब होता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, कि जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, लाइफ में ले रहे हैं या फिर किसी और चीज़ में ले रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है, कितनी होने की प्रोबेबिलिटी को ही हम किससे रिलेट करते हैं? प्रोबेबिलिज्म से रिलेट करते हैं। कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई डिसीज़न सही है हमारा, तो वो कितना सही है, तो वो प्रोबेबिलिटी के रूप में हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके प्रोपाउंडर कौन है? हमारे OHK स्पिट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो याद रखोगे, कार्ल रिटर ने लिखी है। किसने लिखी है? कार्ल रिटर ने लिखी है। देखो मैंने शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे रिटर से समझ में आ गया, लेकिन मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। ये बुक पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी ऑफ कुरान। ज्योग्राफी ऑफ कुरान लिखने वाले व्यक्ति थे SM अली। ये नेट के पेपर में आया था तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या पूछ लेते हैं ना, एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन नेट में आया था, एंशियंट नेम ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के पुराने नाम लिख देते हैं और उनके मॉडर्न नेम जो विल्फ्रेड ने लिखे हैं, तो विल्फ्रेड के द्वारा मॉडर्न नेम निकाले गए हैं, विल्फ्रेड ने, ठीक है। तो देखो एंशियंट नेम क्या था? पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप किसे कहते हैं? आइसलैंड को कहते हैं। अब देखो इसको तुम लोग जैसे याद करो, जैसे हो जाए वैसे कर लेना, क्योंकि ये मुझे भी नहीं होता था, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक वीडियो सही नहीं आ रही थी, हाँ आप सही आ रही है। तो पुष्कर द्वीप जो था हमारा वो आइसलैंड से रिलेटेड है। कुश द्वीप जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। क्रॉस द्वीप जो है वो वेस्टर्न यूरोप से रिलेटेड है। और शक द्वीप तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, शक कैलेंडर जैसे चलता है, तो शक द्वीप जो है वो हमारा ब्रिटिश से रिलेटेड है। तो आई थिंक शक द्वीप याद हो जाएगा,
पुष्कर द्वीप याद हो जाएगा आइसलैंड। और कुश और याद कर लेना कि कुश भगवान मान लो अफगानिस्तान गए थे। बचा क्रॉच, तो क्रॉच ऐसे याद कर लो कि यूरोप वाले क्रॉच थे। क्रॉच मतलब हर चीज़ को एनक्रोच कर लेते थे, हमारी ज़मीन इन्होंने हड़प ली, हमारा सब हड़प लिया, तो एनक्रोच से क्रॉच याद रख लो, ठीक है। एनक्रोच से क्रॉच, देखो भाई मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। एनक्रोच से क्रॉच याद रख लो। और क्रॉच यानी यूरोपियन वाले लोग, ठीक है, वो हमेशा हमारा लेके ही तो गए ये लोग। दिया क्या है इन्होंने, हाँ दिया है, हालांकि ट्रेन वगैरह कुछ ना कुछ अच्छी बातें इन्होंने भी करी है, पर ठीक है ट्रिक याद कर लेते हैं, है ना, क्या जा रहा है ये याद कर लेना, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ इसको। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड इट्स सेलेक्टरिज्म, ऐसा कौन सा थ्योरी है जिसमें नेचर हमें अपॉर्चुनिटी देता है मैन को सेलेक्ट करने की, यानी मैन खुद जाए और उस चीज़ों को सेलेक्ट करे, उस चीज़ को बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। अच्छा, अगर पॉसिबिलिज्म आ ही गया है इसमें तो मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, पेज कहाँ गया मेरा, हाँ, जो हमारा पॉसिबिलिज्म है दिख रहा होगा ना, जो हमारा पॉसिबिलिज्म है उसको, उस टर्म को कॉइन किसने किया, पहली चीज़ ये, और उस टर्म को पॉपुलराइज्ड किसने किया। अगर आता है तो मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करो रोक के वीडियो, नहीं आता है तो फिर देखते रहो, आता है तो देखो करो, है ना, जेन्युइन चीज़ें हैं ये, अगर आ रही हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रही हूँ आंसर, अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना। इसको कॉइन करा है लूशियन फैब्रे ने, ठीक है, और इसको पॉपुलराइज किया है विडाल डे लाब्लाश ने। और एक और व्यक्ति हैं पॉसिबिलिज्म में जिनका नाम है जीन ब्रून्स, जीन ब्रून्स, सॉरी BRUHENS, पता नहीं स्पेलिंग ही गलत हो रही, हाँ जीन ब्रून्स करके एक और व्यक्ति थे, ठीक है। और एक और व्यक्ति थे जिन्होंने, मतलब है तो इन्हीं में से कोई, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, देयर इज़ एवरीवेयर पॉसिबिलिटी एंड देयर इज़ नेसेसिटी, ऐसे करके एक कमेंट दिया था। अगर वो कमेंट आप लोगों को याद आए तो ज़रूर बताना, ठीक है। पर ये 3 व्यक्ति तो याद रखना, पॉपुलराइज करने वाले विडाल डे लाब्लास, हालांकि इनको फादर कहते हैं पॉसिबिलिज्म का, लेकिन उस वर्ड को जिसने दिया था वो थे लूसियन फैब्रे। ये तीनों आपस में अच्छे मित्र थे, ठीक है। देखो मित्र मिलके कितना अच्छा काम कर देते अगर मिल जाए एक साथ, तो इसलिए मिल के रहना चाहिए कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, टारगेट्स जो आपके टारगेट्स को कर रहा है अचीव, तो उसको इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैन इज़ नीदर स्लेव ऑफ नेचर नॉर इट्स लॉर्ड, मैन ना तो स्लेव है नेचर का ना ही मालिक है, ये किसने कहा है, न्यू डिटर्मिनिज्म में। न्यू डिटर्मिनिज्म को हम बेसिकली कहते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अच्छा, ये वर्ड किसने दिया है, अगर आ रहा है तो कमेंट करो, हाँ चलो इसको तो कमेंट ही कर दो, ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म वर्ड किसने दिया है, ठीक है, ये बताना मुझे। अच्छा, मैन इज़ नीदर स्लेव, ना तो मैन सेवक है ना मैन भगवान है, इसको बोलते हैं बीच का रास्ता। देखो ये, इसको मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ, ये डायग्राम मैंने मेंस के लिए तैयार किया था। जब नेचर की कहते हैं ना, नेचर जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बन जाए, डिटर्मिनिज्म, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। और जब मैन भाई कहने लगे कि मैं ही, कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, क्या एक डायलॉग है ये, पॉसिबिलिज्म कि सब कुछ मैं ही हूँ जो भी हूँ, जब मैन ऐसा कहने लगे, तो जब मैन का डोमिनेशन हो जाए तो पॉसिबिलिज्म, और जब नेचर का डोमिनेशन हो जाए तो डिटर्मिनिज्म। लेकिन कहते हैं ना बुद्धा ने हमें बीच का रास्ता दिया है ना, बुद्ध भगवान जो हमारे हैं उन्होंने बीच का रास्ता दिया, मिडल पाथ। तो मिडल पाथ बेसिकली हमारा क्या है, मिडल पाथ हमारा है नियो डिटर्मिनिज्म। क्या है, नियो डिटर्मिनिज्म, और इसी को हम बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और चलो निश्चयवाद, ठीक है, रुको और चलो निश्चयवाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनके बस मुझे वो बताना है, वो व्यक्ति जिन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब करी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस करके जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस कॉन्सेप्ट जो है वो विटलसी की मॉडल में उन्होंने समझाया है, और विटलसी का एक पेपर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जो हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, द मेजर एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है। द मेजर एग्रीकल्चर रीजन जो विटलसी का पेपर है वो कितने रीजन्स में डिवाइड किया उन्होंने, वर्ल्ड को 13 रीजन्स में डिवाइड किया है, ये याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने लिख दिया, नेट के पेपर में पूछा है। थूले एंड प्रसुम प्लेस यूज इन टॉलमी मैप। देखो टॉलमी की किताब थी जिसका नाम था टेरा इनकॉग्निटा, उस किताब के अंदर उन्होंने
थूले और प्रसुम, थूले मतलब नॉर्थ और प्रसुम मतलब साउथ। तो थूले और प्रसुम दो प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब किया था, नॉर्थ और साउथ। तो वो किस व्यक्ति ने किया था? टॉलमी ने किया था। और किस बुक में किया था? टेरा इनकॉग्निटा। इसको बोलते हैं अननोन रीजन। टेरा इनकॉग्निटा का मतलब होता है अननोन रीजन, अज्ञात भूमि। ठीक है, याद रखना। हाँ, अब बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अच्छा, ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कल भी आया था, एक फीमेल जोग्राफर थी, क्या नाम है उनका? किसी ने कमेंट भी किया था कि रेडजल ने दिया है, अच्छा लगा मुझे पढ़ के। ठीक है, वो रेडजल की स्टूडेंट थी। ये है हमारी ईसी सैम्पल। ठीक है, एलन चर्चिल सैम्पल जो हमारी हैं उनके, वो तो किसकी, वो भी किसकी प्रोपाउंडर है, वो भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को फॉलो करती है। लेकिन उसके जो चीफ हैं, जो मेन जो लीडर हैं, वो कौन है? वो हमारे हैं फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है, फ्रेडरिक की स्पेलिंग देख लेना। फ्रेडरिक रेडजल नाम के जो व्यक्ति हैं, जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के मेन को फाउंडर हैं। ठीक है, मोस्ट डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा रहा था जब हमारा वो नहीं आ पाया था, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था? तो एरियल डिफरेंशिएशन की लोग बातें करते थे। हालांकि इसका ईयर कहीं ना कहीं 1953 दिया है। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ईयर इतना पूछेंगे। ठीक है, आप बस इतना याद रखो कि 20th सेंचुरी के आसपास जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा चल रहा था वो क्या था? एरियल डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूज़ वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी फॉर जनरल जोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जोग्राफी, जनरल जोग्राफी के लिए फिजिकल जोग्राफी वर्ड का जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था वो हमारे हम्बोल्ट महोदय थे, उन्होंने किया था इस्तेमाल। याद रख लेंगे। हम्बोल्ट कहाँ के थे? कंट्री लिख देना अगर याद है तो। जोग्राफी एंड जोग्राफर्स नाम की जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में सेट, एमपी सेट में भी पूछी है और नेट में भी पूछी है। मतलब ऐसे दे देते, यहाँ जोग्राफर के नाम लिख देते हैं, यहाँ बुक के नाम लिख देते हैं, मैचिंग खेलो। ठीक है, तो जोग्राफी एंड जोग्राफर्स नाम की जो किताब थी वो आरजे जॉन्स्टन ने लिखी थी। देखो, मैंने भी पढ़ के लिख के याद किया। अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं हो रहा तो लिख लो, लेकिन याद करो इन चीज़ों का। पेपर आ गया, बहानेबाजी ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, तो जोग्राफी एंड जोग्राफर जो किताब थी वो आरजे जॉन्स्टन के द्वारा लिखी थी। उसके बाद बिहेवियरल मैट्रिक्स जो थी वो एलन प्रेड। ठीक है, एलन प्रेड हमारे बिहेवियरल जोग्राफर में आते हैं। ठीक है, इनके द्वारा एक बिहेवियरल मैट्रिक्स बनाई गई थी। इस मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब होता है, देखो मैंने मैट्रिक्स ही बनाई है। ये मैट्रिक्स ऐसे होता है, आप लोग अगर 11th-12th में मैट्रिक्स पढ़े होगे तो इस तरीके से मैट्रिक्स होता है। ये हमारी रोज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारी कॉलम्स होती हैं। ये जो मैट्रिक्स था इसको बिहेवियरल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं वो मैं समझा रही हूँ। इस साइड जो आपका ये रहता है, ये वाला एरिया, इसमें लिखा होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटी है और क्या क्वांटिटी है। और जो ऊपर लिखा होता था वो लिखा होता था एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन। एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और आपके पास किस तरीके की इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो, देखो किसी किसी के पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत होती है लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आता। ठीक है, अब किसी किसी के पास क्या होता है, एबिलिटी तो है कि वो यूज़ कर सकता है लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को किसने समझाया था? एलन प्रेड ने समझाया था। ठीक है, ये याद रखना। इनकी इंडस्ट्रियल लोकेशन में की हुई थ्योरी है। एलन प्रेड की किस में भी थ्योरी है? इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी भी उनके द्वारा दी गई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म बेसिकली लॉजिकल बेस्ड बातें करते हैं। अच्छा, पॉजिटिविज्म एक वही फिलॉसफी है, एक तरीके की क्या है, हमारी फिलॉसफी है। ये कौन सी फिलॉसफी है? जिससे इंस्पायर्ड होकर हमारा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया। अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कैसे आया, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की जो मेन बेसिक फाउंडेशन थी वो क्या थी? पॉजिटिविज्म थी। अच्छा, एक और मैंने बताया था OH के स्पेट। OH के स्पेट किस लिए बताए थे मैंने, याद आ रहा है? OH के स्पेट नहीं याद आ रहा है तो रिवाइज कर लेना। OH के स्पेट मैंने किस लिए बताया था, क्या दिया था इन्होंने, ज़रा कमेंट करना ज़रा। ठीक है, करो अभी, फिर उसके बाद अपन ये देखते हैं। पॉजिटिविज्म किसने दिया था? अगस्त कॉम्टे ने दिया था। ठीक है, एक तरीके का हमारा वियना सर्कल हुआ था। एक वियना सर्कल, एक मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रिया में, उसमें इस फिलॉसफी को डेवलप किया गया था और लॉजिकल बेस्ड बातें की गई थी।
ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बताया, एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म का मतलब होता है एविडेंस बेस, कर करके सीखना, एविडेंस के बेसिस पर कोई चीज़ कंक्लूड करना। यूनिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉस, यानी साइंटिफिक लॉस को एक जगह यूनिफाइड करके रखना। ये सारी की सारी बातें किस में होती हैं, पॉजिटिविज्म में बातें होती हैं, ठीक है। टर्म परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट नाम का जो टर्म था, जो परमाफ्रॉस्ट नाम का जो टर्म था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो हम्बोल्ट के द्वारा, ठीक है। देखो ये आंसर मिल ही गया, जर्मन थे हम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि फ्रोजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबेरियन सॉइल, जो रशिया में साइबेरियन सॉइल है उसके नेचर को एक्सप्लेन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे हमारे हम्बोल्ट, और इन्होंने जो टर्म दिया था वो दिया था परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, ये याद रखना। मुकद्दमा नाम की एक बुक थी, ये देखो अरब जोग्राफर आ गया, मैंने बीच बीच में सब मिक्सअप किया है पूरा, ठीक है। ऐसा आपको कहीं नहीं लगेगा कि भाई हम ग्रीक ही ग्रीक पढ़ रहे हैं, अरबी अरब पढ़ रहे हैं, या फिर जर्मन पढ़ रहे हैं, सब मिक्स करके मैंने लिखा है इसमें। तो मुकद्दमा ऐसे पेपर में भी पूछते हैं मिक्स करके, है ना। ऐसे तो नहीं कि भैया नहीं हम पहले अपने बच्चों से पहले हम जोग्राफी ऑफ इंडिया पूछेंगे फिर हम वो पूछेंगे, नहीं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अपन को ऐसी आदत डालनी है कि हर क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से। तो मुकद्दमा नाम की जो किताब थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, इब्न खालदुन के द्वारा लिखी गई थी। ये दुनिया के पहले सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। देखो लिखा है ना, विश्व का प्रथम सोशियोलॉजिस्ट कौन है, इब्न खालदुन, ठीक है। ये देखो मैंने जैसे आपने कोरियोलिस वगैरह पढ़ा है ना, कोरियोलिस फोर्स वगैरह, तो ये कोरियोलिस कौन है, बेसिकली ये व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने उस फोर्स को डेवलप किया है। तो मैंने देखो लिखा है जैसे वो सेल्सियस। अब देखो सेल्सियस जब मैंने पहली बार ढूंढा कि सेल्सियस बेसिकली एक व्यक्ति का नाम था, जो टेम्परेचर में सेल्सियस लिखते हैं ना, तो सेल्सियस एक व्यक्ति का नाम है, सेल्सियस। और जर्किन्स, जर्किन्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पोलर फ्रंट थ्योरी दी है। हालांकि है ये उसका क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन, लेकिन जोग्राफर की मैंने कंट्री लिखी क्योंकि एक आध जगह पूछी गई थी। तो सेल्सियस और जर्किन्स हैं जो स्वीडन के हैं। टॉर बर्जरॉन जिन्होंने आइस क्रिस्टल थ्योरी दी है, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। और ये फ़ारेनहाइट है ना, देखो सेल्सियस वाले व्यक्ति स्वीडन के हैं और जो फ़ारेनहाइट वाले हैं वो जर्मन के हैं। अगर याद रखना है तो रख लेना, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बस ये याद रखना, जर्किन्स ने पोलर फ्रंट थ्योरी दी है और टॉर बर्जरॉन ने आइस क्रिस्टल थ्योरी दी है, ठीक है, आइस क्रिस्टल थ्योरी, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। चलो ये टॉपिक लास्ट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बन जाती है बड़ी, क्योंकि नोट्स बहुत हैं और टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत हो जाती है। फर्डिनेंड दी सॉसरे, ये जो थे व्यक्ति स्ट्रक्चरलिज्म थे। ये पूछ सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पेपर 1 में ही पूछेंगे। जो कम्युनिकेशन आप पढ़ोगे ना उसमें भी स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, उसके जो फादर हैं या फिर फाउंडर हैं उनका नाम है कि ससुरे करके याद कर लेना, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज थॉट इज़ वेग एंड अनचार्टर्ड नेबुला, ये इनकी एक लाइन थी कि बिना लैंग्वेज के कोई भी थॉट कैसा है, वेग है, वेग मतलब खाली है, ठीक है। कॉन्टिनेंटलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था हम्बोल्ट ने। देखो हम्बोल्ट ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया घूम चुके थे, ठीक है, तो उन्होंने जितने भी ऐसे कोई अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो उसमें हम्बोल्ट का ही नाम लगाना है आपको, ना ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। जो कांट है उनकी 2 इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो याद रखना। पहली किताब का नाम है क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन, दूसरी किताब का नाम है जर्नल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ दी हेवंस, जर्नल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ दी हेवंस, और दूसरी है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है। A.T. महान आप सब जानते हो, अमेरिकन है, इनकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिसको लिख लेना और याद कर लेना। A.T. महान बेसिकली सी पावर से रिलेटेड है, इन्होंने सी पावर को लेकर बातें करी है कि समुद्री पावर को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी पहली किताब है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर एंड हिस्ट्री, यानी सी पावर का हिस्ट्री से क्या इन्फ्लुएंस है उस पर इन्होंने किताब लिखी थी। द लाइफ ऑफ नेल्सन, ये इनकी दूसरी किताब है। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर, तो देखो सी पावर आ गया ना, तो सी पावर से रिलेटेड जो किताबें आपकी आएगी वो A.T. महान के द्वारा लिखी गई हैं। हाँ कल मैंने आप लोगों को एक किताब पूछी थी, स्ट्रैबो की किताब का नाम क्या है, उसका नाम है जोग्राफिकल ट्राइटिस। तो ठीक है, मेरे नोट्स ऐसे हैं कि आपको कुछ ना कुछ रिपीट हो ही जाएगा तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो स्ट्रैबो की किताब का नाम है जोग्राफिकल ट्राइटिस और ये टोटल 17 वॉल्यूम में लिखी गई। कितने वॉल्यूम में लिखी गई है? 17 वॉल्यूम में। एक आध बार ये भी पूछा गया है कि स्ट्रैबो जो है वो डिटर्मिनिस्ट हैं, पॉसिबिलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि वो प्योर डिटर्मिनिस्टिक थे। ठीक है, अच्छा पता कैसे चलता है? इनकी किताबों से पढ़ के पता चलता है कि इनकी किताबों में नेचर को सुप्रीम बताया गया है कि ह्यूमन को सुप्रीम बताया गया है। ठीक है, ऐसे।
अ जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये किताब याद रखना। अ जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? ल्यूसियन फेवरे के द्वारा लिखी गई है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देखो मैंने यही वाली लाइन बोली थी ना, देयर इज़ नो नेसेसिटी एवरीवेयर पॉसिबिलिटी, ये वही कमेंट है जो ल्यूसियन फेवरे के द्वारा दिया गया था, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉसिबिलिज्म टर्म को कॉइन किया था। सो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अब इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। सो थैंक यू सो मच।